नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सीरीज का ये तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं जीके जीएस का, और ये सारे क्वेश्चंस पिछले सालों में एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस है। आपको बता दें, ये क्लास जो है 12वीं और स्नातक दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 12वीं के लिए आवेदन किया है और जिन्होंने डिग्री के लिए आवेदन किया है, सभी के लिए। हर एक क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस करवा रहे हैं जीके जीएस का पीवाईक्यू का मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, जो कि पिछली बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। करेंट अफेयर्स का अलग से क्लास आपको करवा रहे हैं, जो कि इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कि उन क्लासों को आप जरूर लगाइए। मैंने करेंट अफेयर्स का अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका पहला क्लास कल अपलोड कर दिए हैं 100 क्वेश्चंस का करेंट अफेयर्स का, है ना, उसको देख लेना आप। और ये जो सीरीज है इसको आप कंप्लीट देख लेना। 40 में 40 की गारंटी मैंने जैसे कि आपको बताया है, 40 में 40 करके आओगे आप अगर आप सारी क्लासेस देखते हो तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें भिक्षुओं के लिए, जो बौद्ध भिक्षुएं हैं उनके लिए नियमों को निर्धारित किया गया है या नियम शामिल किया गया है। याद रखिएगा, विनय पिटक में। विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों। विनय पिटक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है ना 1919 में भारत आया था। इसमें होता क्या था कि साथियों, किसी को भी पकड़कर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए इसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। और ये जो रॉलेट एक्ट है उसके तहत इनमें से कौन सा उपाय किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, देखो, बिना मुकदमे के कारावास। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इनमें से किसकी रचना मुंशी प्रेमचंद ने की है। देखिए, बात करें अगर चिदम्बरा की, तो चिदम्बरा के लेखक है साथियों सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, यहां पर देखिए सेवा सदन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेवा सदन, सेवा सदन के लेखक कौन है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा यहां आपका मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, यामा की बात करें तो यामा के लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा। याद रखना, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जिन्होंने यामा की रचना की है। ओके, क्लियर है, याद रखना है सभी को। और कामयानी जयशंकर प्रसाद, ये तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए, सेवा सदन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके अलावा याद रखना मुंशी प्रेमचंद द्वारा जैसे कि गोदान लिखा गया है, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, निर्मला, इन सभी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछा जा रहा है कि वे किस संगठन से जुड़े हैं। देखिए ध्यान से, करेक्ट आएगा बचपन बचाओ आंदोलन से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बचपन बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों के लिए प्रवास का कारण है। तो भाई, अकुशल श्रमिकों के लिए प्रवास का कारण क्या है, यह पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, अकुशल श्रमिकों के लिए प्रवास का जो कारण है वो है साथियों गरीबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। याद रखना, इसका एग्जाम्पल आपका गरीबी है। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण क्या हो सकता है, तो भाई गरीबी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सबसे कम समय के यूनिसेफ सद्भावना, सबसे कम उम्र के ना, माफी चाहते हैं, देखिए सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। तो बताइए इनमें से कौन सबसे कम उम्र में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत नियुक्त किए गए थे। तो देखिए करेक्ट आएगा मिली बॉबी ब्राउन, है ना। याद रखना, मात्र 14 वर्ष की उम्र में। क्या आंसर होगा, तो मिली बॉबी ब्राउन करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। देखिए, ये जो धरोहर है इनमें से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। तो द्रविड़ शैली की बात करें तो हम्पी में है। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है, तो भाई हम्पी में। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आपको बताना है। तो देखिए, बात करें अगर साथियों उर्वरक की सबसे अधिक खपत किस राज्य में होती है, तो याद रखिएगा पंजाब में। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब।
आगे देखिए अगला है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है, यह अध्ययन कहाँ किया गया? देखिए तो CSIR के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है और यह अध्ययन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो कि साथियों भारत का एक क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप स्थित हैं। लक्षद्वीप अरब प्रायद्वीप में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप की जो भाषा है साथियों वो है मलयालम। लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम है कावरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? देखिए 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो भाई असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित किया गया था ना, खिलाफत आंदोलन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के कुल 3 नियम हैं और उसका प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, यानी आइजैक न्यूटन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। भारतीय हाई स्कूल छात्र टीम द्वारा निर्मित और नासा द्वारा प्रक्षेपण किए गए पहले छात्र उपग्रह का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारतीय हाई स्कूल छात्र टीम द्वारा निर्मित और नासा द्वारा प्रक्षेपण किए गए पहले छात्र उपग्रह का नाम है कलाम उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कलाम उपग्रह। याद रखेंगे सभी, कलाम उपग्रह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? साथियों कोबोल एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो साथियों देखिए, विश्व की जो सबसे लंबी रेल लाइन है वो आपका रूस में है और उसका नाम क्या है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा रूस में है। लिटमस बिलियन किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस बिलियन जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लाइकेन से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन पूछा था पिछली बार एनटीपीसी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, फिर से पूछा जा सकता है। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को ट्रक खेती बोलते हैं साथियों। याद रखिए, TUR, देखिए ट्रक, TRUCK, ट्रक। याद रखिएगा ट्रक खेती, ट्रक एग्रीकल्चर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा क्षेत्र है? यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां से ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे अधिक उत्सर्जित होता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा क्षेत्र में कृषि से 20% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, यह भी आपको याद रखना है। और सबसे अधिक अगर बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखना है आज के बाद ऊर्जा। अगला है, भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? भेल, BHEL, भेल जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। आपको भेल का फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, याद रखना क्या होता है? इलेक्ट्रिकल्स। याद रखना, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला है, असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो भाई भारत में जो सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया था वो डिगबोई में ही खोजा गया था, जो कि असम में है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा डिगबोई, असम में। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+R कुंजी का उपयोग किस लिए करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम कार्य करते हैं तो Ctrl+R को एक साथ दबाने से क्या होता है कि कर्सर को पेज के दाईं ओर ले जाया जाता है। कर्सर को पेज के दाईं ओर ले जाया जाता है, याद रखना, कर्सर को पेज के दाईं ओर। आपको साथियों एनटीपीसी के चाहे वो CBT 1 का पेपर हो, CBT 2 का पेपर हो, ठीक है, हर शिफ्ट में मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछे ही जाएंगे, हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछे ही जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+R कुंजी का उपयोग जो है वो कर्सर को पेज के दाईं ओर ले जाने में किया जाता है।
आप देख सकते हो ना, सारे PYQ हैं और सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वही क्वेश्चन तो है यार जो मैंने अभी बताया। क्या बताया? Ctrl+R। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आया था। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा के समान इकाई है? यानी ऊर्जा के जो इकाई है, ठीक है, वो इनमें से और किसकी इकाई है? तो देखिए, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है ना। और कार्य का भी इकाई आपका जूल होता है। बल आघूर्ण का भी जो है इकाई जूल होता है। ठीक है, कार्य का इकाई भी जूल होता है, बल आघूर्ण का भी जूल होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों आएगा। कार्य का भी इकाई जूल, ऊर्जा का भी इकाई जूल, बल आघूर्ण का भी इकाई जूल। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस राशि में बीमाएं नहीं होती हैं? इनमें से कौन सा राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं है? आवृत्ति की भी बीमा है, आयतन की भी है, बल की भी है। सापेक्ष पारगम्यता, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ कितनी अनुसूचियाँ नहीं है? ऐसा क्वेश्चन ऐसा है कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये किस अनुसूची में है? ठीक है, तो याद रखना ये 6ठी अनुसूची में है साथियों, 6ठी अनुसूची में। ठीक है, 6वीं अनुसूची में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? तो साथियों, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? HTTP। HTTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा HTTP, जो कि एक संचार प्रोटोकॉल है साथियों। आगे देखिए, किस वायसराय के शासनकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, लॉर्ड रिपन। अगला है, किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप कि इनमें से कौन सा नदी खंड है जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, बात करें साथियों इसकी सीमा, तो देखिए बांग्लादेश की सीमा और सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी जो है 891 किलोमीटर तक फैली है, जो कि साथियों याद रखना है आपको क्या है? तो भाई ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है भारत का। ठीक है, और किस नदी खंड को? तो ब्रह्मपुत्र नदी खंड को। अब ये पिछली बार पूछा गया था, इस बार आपसे पहला भी पूछा जा सकता है, तो पहला मैंने ऐड कर दिया। देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? तो याद रखिए, ये जो है गंगा नदी पर स्थित है और हल्दिया प्रयागराज, यानी हल्दिया और इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है ना अभी, तो हल्दिया प्रयागराज के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण को इनमें से किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भाई बात करें अगर साथियों जनसांख्यिकीय संक्रमण को, तो देखिए समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है ये। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, जनसांख्यिकीय संक्रमण को समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भाई आयुष्मान भारत योजना ये साथियों 2018 में शुरू की गई थी। और अगर पूछे कहाँ शुरू की गई थी, तो ये झारखंड में शुरू की गई थी। झारखंड की राजधानी जो है ना रांची, यहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो भारत की जो पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान है इसका नाम है गगनयान। ऑप्शन नंबर ए राइट है, गगनयान। GATT का फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पूछा है आपसे, एक सेकंड, क्या पूछा है? GATT का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन रहा है? तो भाई WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का संबंध ट्रेड यानी व्यापार से है। जैसे कि अगर WATT का फुल फॉर्म अगर आप यहाँ पर पूछोगे कि सर क्या होता है, तो WATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, और WTO का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इन दोनों का संबंध जो है व्यापार से है। तो GATT का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन है? तो WTO, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के समय देखिए जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, तो भाई सांची का स्तूप ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इनमें से किसके लंबवत स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितने स्तंभों में, तो 18 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुपक्ष देखिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो बहुपक्षवाद और कूटनीति का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को एक और अहम दिवस मनाया जाता है, बहुत फेमस है, आप सभी जानते होंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 24 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। वैसे याद रखना है कि बहुपक्ष और कूटनीति का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है भारत में 24 अप्रैल को, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है, तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है, याद रखिएगा सबा नकवी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा साथियों। सबा नकवी के द्वारा लिखी गई है ये पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, ठीक है। आगे देखिए अगला है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं, लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। देखिए ताशकंद समझौता कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ताशकंद समझौता 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री और उस समय जो प्रेसिडेंट थे आपके पाकिस्तान के अयूब खान, इन दोनों के बीच में हुआ था, तो करेक्ट आएगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में कब, 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, ताशकंद का समझौता हुआ था। आगे देखिएगा रात में आसमान में, ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर इसका बताएंगे, मुझे पता है, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है साथियों, रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए करेक्ट आएगा तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना, तो क्या आंसर होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड जीके करेंट जीएस के लिए या एनटीपीसी के लिए खास तौर पे आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। एनटीपीसी में पहला सीबीटी में 40 में 40 और सीबीटी 2 में 50 में 50 की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बस आपको सारे क्लासेस देखने हैं, इसके लिए कोई भी कोर्स आपको पढ़ने की खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी यूट्यूब में जिधर देखो मेरा कोर्स ले लो, एक वीडियो लेकर आएंगे मेरा कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, खास तौर पे जीके जीएस करेंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। देखो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक है, इनमें से किसके रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विघटित हो जाते हैं, तो साथियों एटीपी, याद रखिए एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ये जो है ना श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक जो है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विघटित हो जाते हैं, तो एटीपी यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना। जैसे कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखना ये भी आप कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ऊर्जा प्रदान करने में कौन सहायता करता है, तो यही एटीपी, ठीक है। तो ऊर्जा जब भी आपसे पूछे एटीपी आपको आंसर करना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, पूछा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। सीधे सीधे पूछा है ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, आप सभी को पता है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है, आंसर तो वही है जो आपने पढ़ा है, बस पेपर जब देने जाओ सेंटर में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस सदी के दौरान बनाए गए थे, तो याद रखिए कृत्रिम उर्वरक जो है पहली बार 19वीं सदी के दौरान बनाया गया था, 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण है इससे पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए राइट होगा ओजोन। अभी तो PYQ करवा रहे हैं ना, जब एक्सपेक्टेड करवाएंगे ना साथियों, सुपर मैराथन मास्टर क्लास 100 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। देखो करेक्ट आएगा ओजोन, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है राइबोसोम क्या बनाते हैं? ठीक है, देखिए राइबोसोम क्या बनाता है भाई? प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, प्रोटीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। भारत की रैंक है 7वां, ठीक है, क्षेत्रफल में। और यह छठा सबसे बड़ा देश पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया करेक्ट होगा। याद रखना ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या होता है? तो शक्ति की इकाई क्या है? वाट होता है, वाट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, वाट। देखिए कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा आपका एकत्र किया जाता है वो बाइनरी के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, बाइनरी। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, देखिए चुंबकीय टेप, CD-ROM, फ्लॉपी, ये सभी जो हैं कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का ही भाग है। लेकिन प्रोम की बात करें तो ये कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी यानी रोम को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, इसको आपको याद रखना है या तो रटना ही पड़ेगा, कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। ई प्रोम याद रखना, EEPROM। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है? तो EEPROM। अब ये क्वेश्चन हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। आप बोलोगे सर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? भाई ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, हो सके उठा के इस बार आपको यही क्वेश्चन सेम दे दे। याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ध्यान से देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दे तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये खास तौर पे टाइगर के लिए है। वैसे और भी बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं और ये कर्नाटक में स्थित है। देखिए भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चिंकमंगलुरु और शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, याद रखना। और इससे पहले जो है ना, यानी ये जो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है इसको पहले जगरा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। 1974 में इसका नाम बदलकर भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किया गया, ये आपको याद रखना है। तो आज के बाद भूलोगे नहीं, भूलोगे ना, जब भी पूछेगा भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, याद रखना कहाँ है, कर्नाटक में। पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी। अगर पूछे कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य को पहले जगरा घाटी के नाम से जाना जाता था। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। साथियों एक्चुअली बात यह है ना कि खाना खाते खाते ना थोड़ा सा कट हो गया है जिभ में, मतलब दांत से ही थोड़ा चबा लिए हैं खुद को, इसलिए बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है। ये मुंह मेरा जैसे ही ठीक हो जाएगा ना, डेली 2 क्लास आपको मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बोला है, एक आपका करंट अफेयर्स का और एक आपका GK/GS का। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक होने दो, उसके बाद 2 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। चलिए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।